पाठ 6। समय समय की हवा। समय की बात समय के हाथ। किसी समय की गोद में एक सुखी संतोषी गांव बसा हुआ था। अपने अपने घर और अपने अपने दरवाजे होते हुए भी गांव की चौपाल एक थी। सभी घरों में बुजुर्ग और नौजवान ब्यालू से निबटते ही अलाव के चारों तरफ बैठकर घरेलू बातें करते थे। किसी ने भी झूठ और छल कपट की वाणी सीखी हुई नहीं थी। सच्ची बात कहते थे और सच्ची बातें सुनते थे। घर घर चूल्हे में मंद मंद आंच तो जलती थी, मगर किसी भी कोने में कभी आग नहीं लगी थी। मुट्ठी में समाये इतनी ही जरूरतें थीं। पेट के लिए रोटी, पीने के लिए पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान। उस गांव के जमींदार ने अपनी जमीन एक किसान को खेती के लिए सौंप रखी थी। किसान ने लगान देने की खातिर बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार किसी भी कीमत पर राजी नहीं हुआ। किसान ने ज्यादा मगजमारी की तो जमींदार बोला कि उसके पास काफी जमीन है, मरने पर साथ तो ले जाने से रहा, जो तो बोओ, कमाओ और खाओ। किसान ने एक दिन खटपट निपटाने के लिए चौपाल में बात चलाई तो बस्ती के सब लोगों ने जमींदार की बात ही रखी। संयोग का खेल कि एक दिन जमींदार वाली जमीन से झाड़ियों की जड़ें निकालते समय किसान को मोहरों से भरा एक कलश नजर आया। चारों ओर से खोदने पर एक एक करके 7 कलश हाथ लगे। काम छोड़कर किसान जमींदार के घर की तरफ चल पड़ा। जमींदार ने दूर से ही बैलगाड़ी को आते देखा तो सोचने लगा कि अब ये किसान कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करेगा। लेकिन गाड़ी पर कलश देखकर उसका गुस्सा कुछ ठंडा पड़ गया। मुस्कुराकर पूछा, ये फिर क्या नई मुसीबत ले आया? किसान ने भी उसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लगान न लेने की हेकड़ी तो निभ गई, लेकिन अब यह मुसीबत तो कबूल करनी ही पड़ेगी। ढक्कन उघाड़ने पर जमींदार ने चमचमाती मोहरें देखीं तो आश्चर्य से पूछा, बाजरे की जगह खेत में मोहरें पैदा हुई हैं क्या? जड़ें निकालते समय यह 7 कलश हाथ लगे हैं, सो कबूल करो। किसान ने कहा। जमींदार की त्योरियां चढ़ गईं। बोला, तेरे हाथ लगे तो तू रख, मेरे यहाँ क्यों लाया? किसान ने भी कड़ाई से जवाब दिया, जमीन तुम्हारी है इसलिए लाया, आंखें दिखाने की जरूरत नहीं। कलश रखने की इस बात को लेकर दोनों में खूब कहासुनी हुई। उस दिन मेरे खेत में तुझे करचा गड़ा मिला था, तब मेरा पांव तो बेकार नहीं हुआ। बता, चौमासे में मेरे खेत पर काम करते समय तुझ पर बिजली गिरे तो मैं ही मरूंगा? जमींदार तैश में आकर कहने लगा, मुझ पर बिजली गिरेगी तो मैं ही मरूंगा। खेत मेरा है, तब मुझे मरना चाहिए। बता, मेरे खेत में काम करते हुए अगर तुझे सांप काट खाए तो उसका जहर मुझे चढ़ेगा या तुझे? बोल। अब इन उल्टी सीधी पहेलियों में मत उलझाओ। तुम्हारा माल मैं कैसे घर ले जाऊं? ये कलश जाने और तुम जानो। मैं तो यहाँ गाड़ी छोड़कर खेत जा रहा हूँ। किसान ने गुस्से से कहा। जमींदार ने उसे पुकार कर कहा, देख, बेकार जिद करके मत जा, पछताएगा। कोई बात नहीं। जमींदार का गुस्सा समाया नहीं, पर किसान नहीं माना। घड़ी 1.5 घड़ी रात ढलने पर अलाव के पास पंचायत जमी। किसान की बात सुनकर पंचों ने भिड़ते ही उससे सवाल किया, ये कलश अपने आप उछलकर बाहर आए या तूने खोद कर निकाले? निकाले तो मैंने खोद कर ही, कलश अपने आप उछलकर बाहर कब आते हैं? पंच मुस्कुराकर कहने लगे, तब तो यह न्याय तेरे अपने मुंह से हो गया कि तेरी मेहनत का फल तुझे ही मिलना चाहिए। पंचों ने कहा, हमारा कहना मान, जब तक गाड़ने वाले का पता नहीं चले तब तक यह अमानत तू ही संभाल। पर किसान ने पंचों की बात न मानी। वह जिद्दी किसान सीधे राज दरबार पहुंचा। ध्यान से सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, जान माल की रक्षा के लिए मैं राजा बना,
तब तेरा माल छीनने का मुझे अधिकार ही क्या है। तू खुशी खुशी ये कलश अपने घर ले जा, तेरी मेहनत और तेरा ही फल। राजा के मुंह से यह न्याय सुनकर किसान का मुंह फीका पड़ गया। बोला, मोहरों का मैं क्या करूं, बेकार जगह घेरेंगी। आप नाराज न हो तो मैं पंचों के सामने उसी जगह ये 7 कलश वापस गाड़ दूं। उस वक्त की गोद में जैसी प्रजा थी वैसा ही उसका राजा था। होठों पर मुस्कुराहट छितराते हुए राजा कहने लगा, जैसी तेरी मंशा। आखिर उस किसान की जो मंशा थी वही हुआ। तीसरे दिन सूर्योदय के वक्त बस्ती के लोग पास खड़े देखते रहे और उसने अपने हाथों उसी जगह कलश वापस गहरे गाड़ दिए। उसके बाद वक्त की ढलान पर वक्त की हवा निरंतर बिना सांस लिए बहती ही गई। हवा के उन थपेड़ों में आगे न तो वह किसान रहा, न तो वे बस्ती के लोग और न वह राजा। वक्त की गोद में नई पीढ़ी अवतरित हुई, नया राजा और नए ही पंच, नई पीढ़ी, नया ही खून। नई हवा में अभी तक वह पुरानी बात घुली हुई थी। एक दिन जमींदार का नौजवान बेटा उस किसान के बेटे के पास जाकर कहने लगा, मेरे पुरखे तो बिल्कुल नासमझ थे, लेकिन मैं वैसा नासमझ नहीं हूँ। आप क्यों नासमझ होने लगे? लेकिन मैं तो अभी तक अपने पुरखों की तरह ही वैसा ही नासमझ हूँ। किसान के बेटे ने जवाब दिया, हाँ, तू नासमझ है सो मैं जानता हूँ, तभी मेरे खेत में गड़े हुए कलश तू मुझसे बगैर पूछे छुपाकर रात को घर ले आया। किसान के बेटे ने मन ही मन सोचा कि हजरत खेत की जमीन टटोल कर आए दिखते हैं, वहाँ कलश हो तो मिले। सुमत सुझी सो 7 दिन पहले सारे कलश घर ले आया, नहीं तो आज एक मोहर भी हाथ न लगती। अब दबने से बात बिगड़ जाएगी। निसंकोच बोला, क्यों, इसमें पूछने की क्या बात है? खेत कोई मुफ्त में नहीं जोतता, तीसरे हिस्से का लगान चुकाता हूँ। जड़ें निकालते समय अगर सांप काट खाता तो मेरे बच्चे यतीम होते जाते। आपका कुछ भी नहीं बिगड़ता। अपनी मेहनत से खोदा धन अपने घर लाया, इसमें छुपाने की क्या बात है? दोनों में परस्पर बहुत दांता कसी हुई, लेकिन जमींदार के लड़के की कुछ दाल नहीं गली। आखिरकार धमकी देते हुए बोला, मैं भी देखता हूँ मेरे खेत में गड़ा धन तुझे कैसे पचता है। लाल पीली आंखें निकालते वह बस्ती के लोगों के सामने चिल्लाया। पंचों ने सोचा, ऐसी शानदार पंचायती तो मुश्किल से ही हाथ लगती है। जमींदार के लड़के को घर बुलाया, काफी खातिर तवज्जह की। किसान के बेटे को पता चला तो उसने भी पंचों को अपने घर बुलाया और उनकी मुट्ठियां गर्म की। पंचों की राय फिर बदल गई। रात को नित पंचायत जुड़ती। आधी रात ढलने तक खूब थूक उछलता। गांव में 2 दल बन गए, आधे पंच खेत के मालिक के साथ और आधे किसान के साथ। गुत्थी उलझी तो उलझी, लेकिन पंचों की मौज में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। काफी दिनों तक सिर खपाने के बाद पंचों ने लगान के हिस्से माफिक मोहरें बांटने का फैसला दिया, लेकिन किसान का बेटा नहीं माना। उसके पास सूरज के टुकड़ों की ताकत थी। उसने फिर पंचों को अपने घर बुलाकर शानदार आवभगत की। यकायक जमींदार के हिमायती फिसल गए। बेहाड़ की जबान उधर से उधर मुड़ गई। बेचारे जमींदार ने खर्चे खाते के बावजूद सब्र किया। वक्त की हवा फिर अपनी मस्ती में बही, खूब बही। अनगिनत नदियों का पानी समुद्र में इकट्ठा हुआ। असंख्य सूरज उदित हुए, चोटी पर चढ़े और अस्त हो गए। फिर एक पीढ़ी ठिकाने लगी। नई पीढ़ी का नया खून नसों के भीतर उल्टी छाती चढ़ने लगा। जमींदार का नौजवान दिलेर पोता नंगी तलवार लेकर किसान के घर पहुंचा। किसान का पोता भी ललकार सुनकर हाथ में फरसा लिए बाहर आया। कहा सुनी से जब निपटारा नहीं हुआ तो जमींदार के पोते की एड़ी से चोटी तक आग लग गई। पंजे के बल उचक कर किसान के गले पर भरपूर वार किया। गाजर मूली की तरह तलवार सपाक से गले के पार हो गई। भाभी की चीत्कार सुनकर मंझला और छोटा भाई बाड़े से दौड़े आए।
दोनों के हाथों में 2 लंबे तड़े थे। नौजवान जमींदार के गले में मंझले भाई ने तड़ा फंसाकर जोर से झटका दिया तो गला आधा कटकर लटक गया। खून की फुहार से सारा बदन सराबोर हो गया। उस गांव की धरती पर पहली दफा पसीने की जगह खून की आकृति चित्रित हुई। गांव के पंच शामिल होकर राजा की शरण में पहुंचे। गड़े धन की बात सुनकर ही राजा को गुस्सा आ गया। पंचों ने इतने दिनों तक भेद छिपाकर क्यों रखा? गड़ा धन तो राजा का ही होता है। उसके आदेश से पंचों को 21-21 जूतों की सजा मिली। तत्पश्चात राज्य के घुड़सवारों ने घोड़े दौड़ाए, सो किसान के पचावे में छुपाए हुए कलश तुरंत सरकारी खजाने के हवाले किए गए। समय समय की हवा और समय समय की बयार। उस सुखी और संतोषी गांव की जमी हुई चौपाल उठ गई। घर घर आग की लपटें लपलपाने लगीं। भगवान जाने वह आग बुझेगी कि नहीं। समय की बात समय के हाथ। लेखक विजय दान दे था।